नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, 8 जून 2020 की वह घटना, जो एक घटना थी या दुर्घटना थी या खुदकुशी थी, लेकिन उसे खुदकुशी का नाम दे दिया गया था। एक बार उसने पुनः महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दिया है। वो लड़की बॉलीवुड की कलाकार दिशा सालियान, जिसको कहा गया कि उसने 14वीं माले से कूद करके खुदकुशी कर ली है। अब वो खुदकुशी थी, घटना थी, दुर्घटना थी या हत्या थी, लेकिन उसको तब खुदकुशी का नाम दे दिया गया था। उस समय यह मामला सुर्खियां नहीं बटोर पाया था, खबर नहीं बन पाया था, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत असर नहीं डाल पाया था। लेकिन उसके ठीक 5 दिन बाद 13 जून 2020 बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसी ही घटना कहें, दुर्घटना कहें, खुदकुशी कहें या हत्या कहें हो जाती है, लेकिन उसको भी खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है, वो भी उनके घर पर ही। तब सुशांत सिंह राजपूत की घटना होने के बाद दिशा सालियान का मामला भी सुर्खियां पकड़ता है और दोनों मामले एक साथ चलने लगते हैं। लेकिन उस टाइम भी सुशांत सिंह राजपूत का मामला ही हाईलाइट था। दिशा सालियान उसके नीचे, उससे जुड़कर चल रहा था। यह मामला जुड़ने का कारण यह था कि दिशा सालियान इस घटना से पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। 8 जून 2020 की वो रात दिशा सालियान के घर पर एक पार्टी होती है। उसके साथ घटना होने से पहले उसके वीडियो में वो नाचती, झूमती, गाती हुई, मतलब खूब सब लोग पार्टी मना रहे होते हैं। और उसके बाद रात्रि में उसकी घटना हो जाती है, जिसे दिखाया जाता है कि इसने खुदकुशी कर लिया और उसकी लाश उसके फ्लैट के बाउंड्री के बाहर मिलती है। सवाल उठते हैं। उद्धव ठाकरे उस समय सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा, और डिनो मौर्य। इसमें एक नाम रिया चक्रवर्ती का भी आता है। अब रिया चक्रवर्ती के नाम को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए कि रिया चक्रवर्ती कौन। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, उसका भी नाम आता है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक मेयर किशोरी पडरिकर, वो भी उस पार्टी में थी, उनका भी नाम आता है। इस घटना के बाद, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की घटना के बाद, तमाम लोग तमाम तरह की बातें, यह हत्या है, घटना है, दुर्घटना है, खुदकुशी है, वगैरह वगैरह लोग कहते हैं। एक आदमी, नितेश राणे ने उस टाइम भी कहा था कि दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है। लेकिन तब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा था कि नितेश राणे हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, हम इन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। उनको धमकी दिया था। लेकिन वक्त बदला और अब जो मामला हुआ है कि सतीश सालियान स्वयं बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ये जनवरी 2010 में इन्होंने एक PIL डाली थी। और सबसे बड़ी जो खबर है कि इस PIL को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और उसको 2 अप्रैल 2025 को उसकी सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है। और एक बार पुनः यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र में खलबली मचाए हुए है, क्योंकि सतीश सालियान ने इस बार इस मामले में नामजद FIR दर्ज किया है। और इस नामजद FIR में उन्होंने सबूत भी दिए हैं। सबूतों में उन्होंने कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई गई, जो बदल करके बताई गई, पुलिस को और डॉक्टर को मिला करके यह कह दिया गया कि दिशा सालियान की हड्डियां टूटी थी, उसके हाथ टूटे थे, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें दिशा सालियान को कहीं भी उस तरह की इंजरी नहीं है, चोट नहीं थी, जो 14वें माले से गिरने के बाद संभव हो। आप सोचिए कि जिस आदमी को 14वें माले से कूदाया जाएगा, या अगर वो खुद से कूदेगा या उसको फेंका जाएगा, तो उसके बॉडी का क्या हाल होगा। उसकी बॉडी छिन्न भिन्न हो जाएगी, हड्डियां ना जाने कितनी जगह टूट जाएंगी। इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं।
लेकिन सतीश साल्यान ने जो सबूत दिए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल किया है, उसके अनुसार उसको वैसी कोई इंजरी नहीं थी जो 14वें माले से कूदने पर संभव हो। दिशा साल्यान के पिता और उनके वकील नीलेश ओझा ने अर्णव गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं, जो फैक्ट दिए हैं, वह काफी चौंकाने वाले हैं। और उन्होंने जिस विश्वास के साथ इस फैक्ट को रखा है, अगर हाई कोर्ट ने इसका जांच सीबीआई को दे दिया और अगर ईमानदारी से जांच हुआ तो आदित्य ठाकरे जेल में होंगे, यह पूरा आप भरोसा रखिए, मैं लिख के दे रहा हूं। तब भी सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया था, हम लोग तकते रह गए। बहुत कुछ बिकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बेईमान हैं, लेकिन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, और यही कारण रहा। क्योंकि केजरीवाल के मामले में भी आप लोगों को याद होगा, हाई प्रोफाइल मामला था। ईडी के एक अधिकारी को 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, फिर बाद में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। आखिर भाई वो सीबीआई ईडी वाला अधिकारी 5 करोड़ रुपया किस लिए रिश्वत ले रहा था? कुछ न कुछ तो गड़बड़ करना था, हाई प्रोफाइल मामला था। तो ईडी हो या सीबीआई हो, हर जगह कुछ न कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, और वो भ्रष्ट अधिकारी इस तरह के मामलों में उसके न्याय को प्रभावित करते हैं, उसकी जांच को प्रभावित करते हैं। और यही दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी हुआ। अभी सुशांत सिंह राजपूत का तो नहीं कुछ, लेकिन दिशा साल्यान के मामले के खुलने के चलते यह लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी इस मामले में न्याय मिल जाए, क्योंकि दिशा साल्यान का मामला और सुशांत सिंह राजपूत का मामला उस समय भी एक साथ जुड़ के चल रहा था। और जब जांच होगी तो आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती और ये किशोरी पर्रिकर जो हैं, इनमें से अगर किसी ने सच उगल दिया, ये टूट गए, तो हो सकता है कि सुशांत सिंह मामले की सच्चाई भी सामने आ जाए। इसमें जो नितेश राणे के जो बयान थे तब के, वह भी बहुत चौंकाने वाले थे। और नितेश राणे ने अभी भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नारायण राणे और नितेश राणे दोनों, नारायण राणे के पुत्र है नितेश राणे। नारायण राणे का नया खुलासा, नारायण राणे ने यह खुलासा किया है कि आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ने किया था मुझे 2 बार कॉल। दिशा साल्यान केस में नारायण राणे का नया खुलासा। आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को किया था 44 बार कॉल। आरोपी पर क्या बोले शिवसेना नेता, ये नितेश राणे जो बोले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा साल्यान की मौत की नए सिरे से जांच के लिए उसके पिता की याचिका 2 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। उद्धव ठाकरे ने मुझे 2 बार कॉल किया था। दिशा साल्यान मामले में बीजेपी सांसद नारायण राणे का दावा। दिशा साल्यान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई 2 अप्रैल की तारीख। दिशा साल्यान पर कोर्ट में बताऊंगा, आरोपी बनाए जाने पर आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। अरे भाई, कोर्ट में तो ये तो कहोगे, कोर्ट में बताओगे, बाहर बताकर भी क्या करोगे? कोर्ट में ही बताना है तुमको। और जो सबूत और जो तथ्य इस बार सामने आ रहे हैं, शायद उस टाइम भी किसी को पता नहीं था। मित्रों, सवाल यह अब उठता है कि इस तरह के मामलों में, जैसे हमारे यहाँ एनआईए है, इसरो है, भारतीय फौज है, ये काम कर रही है, इस पर देश को भरोसा है। लेकिन क्या सीबीआई पर भी एक जांच एजेंसी के रूप में हम भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि उस टाइम 2020 में जब सीबीआई को यह मामला हैंडओवर किया गया था, तो हम लोगों को लगा था कि कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 महीने हम लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद हम लोग छोड़ो यार, कुछ नहीं निकल के आया। सीबीआई ने एक तरह से मुंबई में अपना अस्थायी ऑफिस बना दिया था, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया। सीबीआई अगर एक विश्वसनीय जांच एजेंसी के रूप में देश का भरोसा नहीं जीत पाती है, तो यह काफी अफसोस की बात है। और इस तरह के मामलों में मेरा कहना एक और है कि इस तरह के मामलों में पुलिस द्वारा शुरुआती दौर में यह कह दिया जाता है कि यह खुदकुशी है, यह घटना है, यह दुर्घटना है। यह गलत है। उस आदमी के साथ और उसके परिवार के साथ यह अन्याय है। अब यह अन्याय क्यों है? अब शुरुआती दौर में कह दिए खुदकुशी है, बाद में सच्चाई निकल के आती है कि यह तो हत्या की गई है इसकी। तो पुलिस हो या मीडिया हो, इस तरह के मामले जिसमें किसी आदमी की मौत हो, उसको एक अलग धारा में रखा जाए,
कि इसकी जांच होगी, यह दुर्घटना है सबूतों के आधार पर जांच के बाद घोषित करें, यह खुदकुशी है सबूतों के आधार पर बाद में उसको खुदकुशी घोषित करें, या इसकी तीसरी जांच इस आधार से इस दृष्टिकोण से होनी चाहिए कि यह हत्या है। मतलब कि किसी भी मौत की जांच दुर्घटना, खुदकुशी और हत्या के एंगल से होनी चाहिए, और इसमें से जो निकल कर आए वह उसे घोषित करना चाहिए, उसमें उस धारा में उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके परिवार को, उसके चाहने वालों को तसल्ली तो कम से कम मिलनी चाहिए कि आखिर जांच में यह निकल करके आया है। पहले ही घोषित कर देना यह खुदकुशी है, यह घटना है और होती है उसके साथ हत्या, उसकी हत्या की गई रही होती है, तो उसके परिवार को एक गहरा सदमा लगता है। मौत से तो सदमे में होता ही है परिवार। पुलिस के रवैया और मीडिया ट्रायल ये जो चलाया जाता है, इससे वह परिवार टूट जाता है, वह न्याय की उम्मीद छोड़ने लगता है, उसके हौसले टूटने लगते हैं कि यार ये तो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, दुर्घटना है, मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि ये तो दुर्घटना लग रहा है, ये तो आत्महत्या लग रहा है। उसके परिवार की जो उसके परिवार का जो आत्मबल है वह कमजोर होता है और इससे न्याय बाधित होता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस तरह के मामलों में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वह घोषित कर दे कि यह दुर्घटना है, खुदकुशी है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद यह तय होना चाहिए। आज जिक्र मेडिकल कॉलेज की घटना को आप देखिए, फोन उठाया, बोल दिया यह तो खुदकुशी लग रहा है, बाद में वह खुल्लम खुल्ला हत्या निकला, उस डॉक्टर का बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। तो इस तरह के मामलों में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए पुलिस को और मीडिया को भी। और मुझे उम्मीद है कि दिशा साल्यान की अगर ईमानदारी से जांच हुई, कोर्ट ने सीबीआई को इसे दे दिया, तो सच निकल करके आएगा और सुशांत सिंह राजपूत को भी इससे न्याय मिल जाए ऐसा लग रहा है। और उसके बाद आदित्य ठाकरे की जगह जेल में होगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे इसमें प्रमुख किरदार है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के फोन पर जो खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती के फोन पर 44 कॉल आए, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को किया था 44 बार कॉल, और वह कॉल AU के नाम से आ रहा था, जिसे बाद में डिकोड किया गया था कि आदित्य और उद्धव। तब ये लोग सत्ता में थे, पावर में थे, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, अस्पताल सब इनके कब्जे में था। डॉक्टर बदल दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल गई, पुलिस को कहलवा दिया कि कह दो ये खुदकुशी है। पुलिस शुरू से ही कहने लगी है तो खुदकुशी लग रहा है। दिशा साल्यान की लाश, अच्छा, उसके फ्लैट से बाहर, बाउंड्री के बाहर, भाई कोई वो कूदेगी तो स्ट्रेट कूदेगी या फ्लैट से सीधा ऐसे छलांग लगा के बाहर चली जाएगी, ऐसे तो कोई खुदकुशी करेगा नहीं। और खुदकुशी करने के बाद उस 14वें माले से कूदने का मतलब बॉडी का छिन्न भिन्न हो जाना स्वाभाविक है यार। कितनी जगह हड्डियां टूट जाएंगी कोई ठिकाना नहीं है। तो इन तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट लग रहा है कि दिशा साल्यान के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या की गई। और जो तथ्य, जिस विश्वास के साथ दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान के वकील ने इंटरव्यू में बताया, उसके बाद कोर्ट गए हैं, जिसमें उन्होंने जो तथ्य और सबूत रखे हैं यह काफी विश्वसनीय नजर आ रहे हैं। और आदित्य ठाकरे जल्दी ही इस मामले में जेल में नजर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।